नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों की और बड़े नेताओं की, छोटे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और हर पार्टी में एक अविश्वास की भावना है और एक संदेह है और एक कुंठा सी भी दिखाई दे दे रही है। उसकी वजह है, खास वजह तो यह है कि महामारी का दौर है और आए दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन के, और खुल करके चुनाव प्रचार करने के लिए तरस रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। खुली हवा में चुनाव प्रचार नहीं हो पा रहा है। घर में बैठ करके वर्चुअल रैली के जरिए, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी के जरिए प्रचार जमीनी हकीकत को उजागर नहीं कर पाता है या ढंग से चुनाव का प्रचार नहीं हो पाता है। ऐसे माहौल में सभी पार्टियों में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो कि लोकतंत्र के महापर्व पर, चुनाव के अवसर पर ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई है। हालांकि बंगाल चुनाव के दौरान भी कोरोना की दूसरी लहर थी और दूसरी लहर पीक पर थी, लेकिन उस समय भी चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने कोई बंदिश नहीं लगाई थी और बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित हो रही थी। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी कोरोना का असर नहीं देखा गया था, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, जैसा वातावरण दिखाई दे रहा है, चुनाव के पहले और चुनाव के समय, थोड़े दिनों में चुनाव भी शुरू हो जाएंगे 10 फरवरी से, तो ऐसी कसमकस की स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी शोचनीय स्थिति पहले कभी नहीं रही है, आज है। लेकिन जैसी भी स्थिति हो, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व होता है और उसे बखूबी निभाने के लिए हर पार्टियों को कमर कस लेना चाहिए और हर परिस्थितियों में, हर स्थितियों में उन परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए और वही कोशिश सभी पार्टियों द्वारा की जा रही है। अब कोरोना के काल में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। इसमें चुनाव प्रचार के लिए हालांकि बंदिशें लगाई गई हैं, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता बनाई गई है और भीड़ भाड़ से बचने के लिए, बड़ी रैलियां करने से बचने के लिए, छोटी रैलियां भी करने से बचने के लिए, पदयात्रा करने के लिए मनाही है। इसके बावजूद कानून का, आचार संहिता का उल्लंघन बड़ी राजनीतिक पार्टियां और बड़े नेता कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जा सकता है। कल आपने देखा अमित शाह ने कैराना में किस तरह से रोड शो किया और चुनाव आयोग ने छूट दिया है कि घर घर जाकर के प्रचार करना, लेकिन कल रोड शो हुआ और चुनाव आयोग ने इतनी भीड़ भाड़ देखने के बावजूद कोई बंदिश नहीं लगाई या कोई नोटिस नहीं जारी किया या गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा। अगर यही काम अखिलेश यादव करते तो क्या चुनाव आयोग का यही रुख होता? नहीं होता। जिस तरह से वर्चुअल रैली के दौरान जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल बल के साथ समाजवादी पार्टी में जिस दिन शामिल हुए थे, उस पर तो एफआईआर हो गया और उस एफआईआर के तहत क्या कार्रवाई हुई ये किसी को पता नहीं है और कोई कार्रवाई होगी भी नहीं। लेकिन गृह मंत्री ने उसके बाद जो कुछ किया, क्या इस पर भी एफआईआर होगी? और होगी तो कब होगी? और उस एफआईआर के चरितार्थ क्या होंगे, निहितार्थ क्या होंगे?
जाहिर है कि चुनाव आयोग किसी पार्टी के पक्ष में और किसी पार्टी के विपक्ष में खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी उसकी पसंदीदा पार्टी हो गई है और उसके नेता कुछ भी करें, कितनी भी बड़ी रैलियां करें, कितनी भी भीड़ भाड़ इकट्ठा करें, चुनाव आयोग उसकी तरफ से आंखें छिपा लेता है, आंखें बंद कर लेता है। और अगर कोई विपक्षी पार्टी का नेता, कोई बड़ा नेता टूट करके दूसरी पार्टी में शामिल होता है और वो भी वर्चुअल रैली के माध्यम से एक तरह से, और उसमें जो भीड़ इकट्ठा होती है तो उस पर कार्रवाई करता है, तो इससे समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। और जो सबसे बड़ी समस्या है आज के प्रजातंत्र में, आज के चुनावी लोकतंत्र में, वो है दल बदल की। दल बदल चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले से शुरू हो जाता है और टिकट बंटवारे के बाद तक चलता रहता है, चुनाव होने के दौरान तक भी चलता रहता है। और दल बदल की शिकार सिर्फ एक पार्टी नहीं होती, सत्ता पक्ष ही नहीं होता, विपक्ष भी होता है और सारी पार्टियां होती हैं। और ऐसे दल बदल को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए और इन्हें जो पार्टी दल बदले, जो पार्टी के नेता दल बदले, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। वरना रातों रात पार्टी को छोड़ देना और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, रातों रात एक विचारधारा को छोड़ देना और दूसरी विचारधारा को आत्मसात कर लेना, ये खेला चलता रहेगा और पार्टियों को नुकसान होगा। पार्टियों को नुकसान होगा तो चुनाव तंत्र को नुकसान होगा, चुनाव तंत्र को नुकसान हुआ तो देश का नुकसान होगा। 1985 में 1984-85 में दल बदल विधेयक लाया गया था, लेकिन वो दल बदल विधेयक इससे बाहर है। चुनाव जीतने के बाद अगर कोई विधायक दल बदल करता है तो उसके लिए है, वो उसके लिए कानून कहता है 1984-85 का कि कम से कम 1/3, अगर 100 सांसद टोटल जीते हुए हैं तो उसमें 33 विधायक होने चाहिए या 33 सांसद होने चाहिए, तब वो पार्टी को बदल सकता है, तो दूसरी पार्टी में जा सकता है। और लेकिन चुनाव से पहले भी दल बदल के लिए एक विधेयक बनना चाहिए। अगर अभी तक नहीं बना है तो अब बनना चाहिए, ताकि जो नेता जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रह करके चुनाव प्रचार करें, चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। दल बदल का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यह चीज ध्वनित होता है, यह संदेश जाता है कि इस नेता का चरित्र रातों रात कैसे बदल गया, इसकी विचारधारा। कोई नेता अगर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आता है या समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में जाता है, तो अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में है तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, सिद्धांतों को मानता है, अपनाता है और उसके विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकता है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो उसे आरएसएस के उसूलों को, आरएसएस के सिद्धांतों को, आरएसएस के विचारों को मानना ही पड़ेगा। वो विचारधारा चाहे भले ही देश को तोड़ने वाली हो और या देश को जोड़ने वाली हो, जैसी भी अच्छी विचारधारा है या बुरी विचारधारा है, जो विचारधारा आरएसएस ने बना ली है उसे भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले किसी भी विधायक के लिए, नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए मानना जरूरी है। और उसकी उलट विचारधारा, उसकी विपरीत विचारधारा समाजवादी की है, तो जो नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके रातों रात समाजवादी पार्टी में आता है,
उसे समाजवादी आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा, समाजवादी विचारधारा को मानना पड़ेगा। तो हमारा यह कहना है कि रातों रात विचारधारा को बदल देना और किसी एक विचारधारा पर अडिग न होना क्या लोकतंत्र में एक राजनेता, एक जनप्रतिनिधि के चरित्र पर, उसकी नीयत पर, उसकी सोच पर सवाल नहीं उठाता है? अगर सवाल उठाता है तो वो सवाल वाजिब हैं और उनका उत्तर ढूंढा जाना चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि जिस तरह से 1984-85 में दल बदल विधेयक लाया गया था, चुनाव होने के बाद, विधायक या सांसद चुने जाने के बाद कोई पार्टी को बदल नहीं सकता था, और यदि बदलता है तो 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसी तरह से एक ऐसा कानून होना चाहिए जो चुनाव पूर्व दल बदल के लिए बाधक साबित हो, दल बदल के लिए अलाउ न कर सके और ऐसा लोग कर न सके। चुनाव में टिकट के बंटवारे के समय भी बहुत शीशा लेदर होती है, कसम कसी होती है, रस्सा कसी होती है। ऐसे में जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिल पाती है वो एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टियों में ये समस्या बरकरार रहती है। तो इसको तो नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि जो चाहत होती है किसी पार्टी से, और पार्टी जो है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा योग्यता को देख करके ही टिकट देती हो या चुनाव की संभावनाएं देखते हुए कि उसे क्षेत्र की जनता कितना पसंद करती हो, इसी आधार पर टिकट देती हो, बल्कि उसमें बहुत सी बातें, जातिवाद की बातें, क्षेत्रवाद की बातें, या नेताओं की पसंदगी की बातें, या कितने आप किसी बड़े नेता के नजदीक हैं, कितने उसके सपोर्टर हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं। ऐसे में जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो आदमी चुना जाता है, जो प्रत्याशी चुना जाता है कि फला क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, वो जनता का प्रतिनिधि न हो करके बल्कि आलाकमान का प्रतिनिधि हो जाता है। तो आलाकमान का प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। होना ये चाहिए कि क्षेत्र की जनता का सर्वे होना चाहिए। बहुत टाइम रहता है, चुनाव के पहले ये काम होना चाहिए कि किसको, किस पार्टी में किस नेता को जनता वहां की चुनना चाहती है और किसे जिताना चाहती है। अगर जनता की राय ली जाए तो बहुत अच्छी बात हुई है। इस मामले में हम अरविंद केजरीवाल की सराहना करेंगे। अभी उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है पंजाब में कि जनता के बीच सर्वे करा करके उन्होंने पूछा कि किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। भगवंत मान के लिए 93% जनता ने कहा कि इन्हें बनाया जाए और उन्हें बना दिया मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने और भी कई संवैधानिक कार्य किए हैं जो कि अच्छे लक्षण हैं। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि आज की तिथि में सबसे ईमानदार और जनता की रहनुमा और जनता की सोच रखने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी की तरह ही हर एक पार्टी को जनता की सलाह और जनता के लिए और जनता के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज इसीलिए बदनाम हो रही है, इसीलिए कुख्यात हो रही है कि उसके शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वही सबके ऊपर लागू किया जाता है। वो चाहे कार्यकर्ता हो या चुनाव क्षेत्र के लोग हों या जनता, उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है और जनता की भावनाओं को, जनता की आकांक्षाओं को, जनता के हितों को नहीं देखते हैं, बल्कि पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए और
पार्टी को जितवाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसमें चाहे भले ही लोकतंत्र की हत्या हो, चुनावी आचार संहिता की हत्या हो, और भले ही क्यों न उन्हें पैसे बांटने पड़े, शराब बांटनी पड़े, कपड़े बांटने पड़े, कंबल बांटने पड़े, ये सब करने के लिए वो तैयार रहते और कर रहे हैं। अभी जो है वर्चुअल रैली के लिए उन्होंने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली के लिए कभी नहीं किया। और अगर ये महामारी का पीरियड नहीं होता तब भी ये करते, क्योंकि इनके पास फंड की कमी नहीं है। अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर ली है जायज नाजायज तरीकों से, और सारे देश के सारे जिलों में इनके 5 सितारा कार्यालय बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। लाखों नहीं करोड़ों अरबों की संपत्ति लगाई गई है इसमें, और उन्हें हाईटेक किया गया है, कंप्यूटर इंटरनेट से हाईटेक किया गया है। और हर एक जिलों में इन्होंने आईटी से संबंधित विशेषज्ञों की टीम बना करके तैनात कर दी है, ताकि ये फेक न्यूज चला सकें और पार्टी को जिताने के लिए वर्चुअली एक अधिकार कायम कर लें और लोकतंत्र को किसी भी रूप में, चुनाव को, लोकतंत्र को कैप्चर कर लें। तो ये सोच इनकी पहले से रही है और आज भी है, और जनता इस बात को समझ नहीं पाती है। वो तो देखती है कि मीडिया क्या प्रचार कर रहा है, सोशल मीडिया क्या प्रचार कर रहा है, कितनी हवाई बातें हो रही हैं, कितनी राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनावों में जिस दौर से जनता गुजरी है, जिस चीज की भुक्तभोगी है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महामारी हो, महामारी से का दंश झेला हो, लाखों मौतें हुई हों, हर परिवार से कोई न कोई मरा हो, कोई तो परिवार का परिवार ही साफ हो गया हो, और जिस तरह से आवारा पशुओं का आतंक है, हर जगह विकास के बजाय विनाश हुआ है, इसके ऊपर जनता वोट करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी है कि वो अपने सारे घोड़े छोड़ दिए हैं। एक तरफ वर्चुअल रैली के लिए कमर कसी गई है, बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं और लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, और बल्कि अपॉइंट कर चुके हैं, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ सर्वे एजेंसियों को भी सेट कर लिया है। सर्वे एजेंसियां धड़ाधड़ अपना रिपोर्ट दे रही हैं, जारी कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन क्या इसका असर जो माहौल वो बना रहे हैं उनके पक्ष में बन पाएगा? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि बंगाल में भी इन्होंने ऐसे ही किया था और अपनी धाक को दिखाया था, अपनी पूरी ताकत लगाया था, मंत्रिमंडल पूरा उतार दिया था, सारे नेता, सारे मंत्री प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहे थे और सरकार बनाने की अपील कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? वहां भी हिंदू मुस्लिम किया गया था और खुद अमित शाह ने हिंदू मुस्लिम किया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। इस तरह से जनता अब हिंदू मुस्लिम को भी समझ गई है, और किसान आंदोलन के समय जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें हुई थी उसको भी जनता ने महसूस किया है। तो इनका जो हिंदू मुस्लिम कार्ड है कि कैराना में चाहे मुख्यमंत्री योगी जाकर के प्रचार करें, चाहे अमित शाह केंद्र से आकर के प्रचार करें, वहां की जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि उसे किस पर वोट देना है और किसको जिताना है। वो पहले से मन बना चुकी है। आपके चुनाव प्रचार से उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि चुनाव को जीतने के लिए एक नैतिक तरीका होना चाहिए, नैतिक फार्मूला होना चाहिए, दल बदल को रोका जाना चाहिए और लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से चुनाव कराए जाने चाहिए और चुनाव जीते जाने चाहिए।
और चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए और जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। 60% से ज्यादा कभी वोट पड़ता नहीं है, कहीं कहीं बंगाल वगैरह में जैसे है राज्यों में ज्यादा पड़ जाता है, बाकी जो है 60% या 60 से 1-2% ज्यादा ही चुनाव होता है। इस मतलब कि 40% लोग वोट नहीं देते हैं, तो उन्हें देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सरकार विकास कर सकती है, कौन उन्हें रोजगार दे सकती है, कौन उन्हें पेंशन दे सकती है और कौन उनके हितों के लिए काम कर सकती है और किसने काम कितना किया है, उसके आकलन के बाद ही, उस पर विचार करने के बाद ही वोट देना चाहिए। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में, चुनाव में, हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के मतदाता भरपूर मतदान करेंगे, 100% मतदान करेंगे और उसे जिताने के लिए कोशिश करेंगे जो उनकी आकांक्षाओं को, उनकी समस्याओं को दूर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।